Welcome to Success Blueprint for JEE and NEET. Join the class 11th Biology. Study at your own pace and save your time and energy. Please like and subscribe for more educational videos. परिचय। अर्चिता, क्या तुम्हें पता है, जब हम किसी पौधे का अवलोकन करते हैं तो देखते हैं कि प्रत्येक पौधे में जड़, तना और पत्तियां होती हैं। पौधों में पुष्प और फल भी होते हैं। हाँ, हम जड़, तना, पत्ती और पुष्प क्रम के लक्षणों, प्रकार, रूपांतरणों और कार्यों की चर्चा पहले ही कर चुके हैं। अब हम पुष्प का अध्ययन करेंगे, तो आओ शुरू करें। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: पुष्प के लक्षणों को जानना, पुष्प के प्रकार जानना, पुष्प के भागों का अध्ययन करना, दलपुंज यानी कोरोला के प्रकार की पहचान करना, पुष्पदल विन्यास समझना, पुमंग के लक्षणों को जानना, पुंकेसर के भागों का अध्ययन करना, पुमंग के प्रकार जानना, पुंकेसरों के ससंजन को जानना, पुंकेसरों के आसंजन का अध्ययन करना, तंतु से परागकोश के संयोजन को समझना, जायांग के लक्षणों को जानना, जायांग के भागों का अध्ययन करना, जायांग के प्रकार जानना और बीजांडान न्यास समझना। पुष्प। पुष्प एंजियोस्पर्म की जनन संरचनाएं हैं। एक पुष्प को रूपांतरित कायिक प्रारोह के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो लैंगिक जनन के लिए होता है। पुष्प में बहुत छोटा अक्ष होता है, जिस पर विभिन्न भागों के चक्र लगे होते हैं। प्रायः पुष्प पत्राभ कहलाने वाली रूपांतरित पत्ती के कक्ष में निकलता है। जब पत्राभ पुष्प वृंत के आधार पर उपस्थित होते हैं तो पुष्प सहपत्री कहलाता है। जब पुष्प पुष्प वृंत कहलाने वाले वृंत का बना होता है तो ये संवृंत कहलाता है। जब पुष्प वृंत अनुपस्थित होता है तो पुष्प अवृंत कहलाता है। पुष्प के प्रकार। पुष्पासन और पुष्प के अन्य भागों की स्थिति के आधार पर पुष्प 3 प्रकार के होते हैं: अधोजायांगता यानी हाइपोगाइनस, परिजायांगता यानी पेरिकाइनस और अधिजायांगता यानी एपिकाइनस। हाइपोगाइनस। पुष्पासन ऊपरी फूला हुआ भाग है और जायांग पुष्पासन के सबसे ऊपरी भाग पर स्थित होता है। अन्य पुष्पीय भाग अर्थात कैलिक्स, कोरोला और पुमंग जायांग के नीचे स्थित होते हैं। अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती होता है। यह आद्य के रूप में माना जाता है। पेरिकाइनस। पुष्पासन चपटा या प्याले के आकार का होता है। कैलिक्स, कोरोला और पुमंग प्याले के सिरे से जुड़े होते हैं और जायांग मध्य में होता है। अंडाशय आधा अधोवर्ती होता है। ये हाइपोगाइनस और एपिगाइनस के बीच मध्यवर्ती के रूप में माना जाता है। एपिगाइनस। पुष्पासन एक गहरे प्याले के आकार का होता है और प्याले के किनारे अंडाशय की भित्ति से संलग्न हो जाता है। कैलिक्स, कोरोला और पुमंग अंडाशय के शीर्ष पर निकलते हैं। अंडाशय अधोवर्ती होता है। इसे काफी उन्नत अवस्था माना जाता है। पुष्प के भाग। प्रत्येक पुष्प में सामान्यतः 4 पुष्प चक्र होते हैं, जैसे कैलिक्स, कोरोला, पुमंग और जायांग। आइए इन सभी की एक एक करके विस्तार से चर्चा करें। वाहे दलपुंज यानी कैलिक्स। कैलिक्स पुष्प का सबसे बाहरी चक्र है और इसकी इकाई को वाहेदल कहते हैं। प्रायः वाहेदल हरे पत्ती जैसे होते हैं और कलिका अवस्था में
पुष्प की रक्षा करते हैं। कैलिक्स संयुक्त वाहेदली यानी जुड़े हुए वाहेदल या पृथक वाहेदली यानी मुक्त वाहेदल होते हैं। दलपुंज यानी कोरोला। कोरोला दलों का बना होता है। यह पुष्प का द्वितीय चक्र है। दल प्रायः चमकीले रंगीन होते हैं, जो परागण के लिए कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। कैलिक्स की तरह कोरोला भी मुक्त यानी पृथक दली या जुड़े हुए यानी संयुक्त दली हो सकते हैं। पौधों में कोरोला की आकृति तथा रंग भिन्न भिन्न होता है। कोरोला नलिकाकार, घंटाकार, कीप के आकार का तथा चक्राकार हो सकता है। कोरोला के प्रकार। नलिकाकार दल एक नली जैसी संरचना बनाते हैं। उदाहरण कंपोजिटी। क्रॉस रूपी। इस प्रकार के कोरोला में 4 मुक्त नखरे दल एक क्रॉस के रूप में व्यवस्थित होते हैं। उदाहरण क्रूसीफेरी। पेपिलियोनेसियस यानी मटर कुलिये। 5 मुक्त दल एक तितली के समान व्यवस्थित होते हैं। वे वैगजिलेरी प्रकार के विन्यास में व्यवस्थित होते हैं, जिनमें बड़ा दल मानक या ध्वज, 2 पार्श्वीय दल यानी पंख और 2 भीतरी संयुक्त एवं नौकाकार दल यानी कूटक होते हैं। उदाहरण पेपिलियोनेसी। जीविकाकार कंपोजिटी के अर्धपुष्पक जीवा के रूप में व्यवस्थित होते हैं। उदाहरण सूरजमुखी। पुष्पदल विन्यास। पुष्पकली में उसी चक्र की अन्य इकाइयों सापेक्ष बाह्य दलों या दलों के लगे रहने के क्रम को पुष्पदल विन्यास कहते हैं। मुख्य प्रकार के पुष्पदल विन्यास कोर स्पर्शी, व्यावर्तित, कोरछादी और वैगजिलेरी हैं। कोर स्पर्शी विन्यास तब होता है जब कैलिक्स या कोरोला की इकाइयां केवल एक दूसरे को स्पर्श करती हैं, लेकिन अतिव्यापन नहीं करती। उदाहरण कैलोट्रोपिस। इसे कोर स्पर्शी कहा जाता है। व्यावर्तित विन्यास तब होता है जब कैलिक्स या कोरोला की इकाई का एक किनारा अतिव्यापित होता है और दूसरा किनारा अगली इकाई पर अतिव्यापन करता है, जो ये पुष्पदल विन्यास व्यावर्तित कहलाता है। उदाहरण गुड़हल, भिंडी तथा कपास आदि। कोरछादी विन्यास तब होता है जब कैलिक्स या कोरोला की एक इकाई के दोनों किनारे अतिव्यापित हो जाते हैं और दूसरी इकाई के दोनों किनारे बाह्य और शेष प्रकृति में व्यावर्तित होते हैं, तो ये पुष्पदल विन्यास कोरछादी कहलाता है। उदाहरण केसिया और गुलमोहर आदि। ये भी 2 प्रकार के हो सकते हैं, आरोही कोरछादी और अवरोही कोरछादी। आरोही कोरछादी विन्यास तब होता है जब पश्च इकाई आंतरिक होती है और पार्श्व इकाइयों द्वारा अतिव्यापित की जाती हैं, जिसमें अपनी संलग्न इकाई अग्र इकाइयों द्वारा अतिव्यापित की जाती हैं। उदाहरण सीजल पिनियोडी। अवरोही कोरछादी और वैगजिलेरी विन्यास मटर और सेम के पुष्पों में पाया जाता है। इनमें 5 दल होते हैं। सबसे बड़ा दल मानक 2 पार्श्व दलों यानी पंख को अतिव्यापित करता है, जिसके बाद ये 2 सबसे छोटे अग्रदल यानी कूटक को अतिव्यापित करते हैं। इस प्रकार का पुष्पदल विन्यास वैगजिलेरी या पेपिलियोनेसियस कहलाता है। पंचक विन्यास तब होता है जब कैलिक्स या कोरोला की 2 इकाइयों के किनारे दोनों बाह्य होते हैं और 2 इकाइयां आंतरिक तथा शेष एक इकाई का एक किनारा आंतरिक तथा एक किनारा बाह्य होता है, तो ये पंचक कहलाता है।
पुमंग। ग्रीक भाषा में एंड्रोशियम यानी पुमंग शब्द का अर्थ एंड्रस ओइकिया यानी पुरुष का घर है। पुमंग नर जनन अंग है और पुष्प का तीसरा चक्र बनाता है। ये अनेक पुंकेसरों का बना होता है। प्रत्येक पुंकेसर में तंतु तथा इसके शीर्ष पर एक परागकोश होता है। प्रत्येक पुंकेसर एक वृंत या एक तंतु और एक परागकोश का बना होता है। प्रत्येक परागकोश प्रायः द्विपालक होता है और प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठक परागकोश होते हैं। परागकण परागकोश में उत्पन्न होते हैं। एक बंधे पुंकेसर स्टेमिनॉइड कहलाता है। पुंकेसर के भाग। एक विशिष्ट पुंकेसर के 3 भाग होते हैं: तंतु, परागकोश और संयोजी। प्रत्येक पुंकेसर में प्रायः एक वृत्त होता है जो तंतु यानी लैटिन शब्द फिलम यानी सूत्र कहलाता है। पुष्प के भीतर तंतुओं की लंबाई भिन्न भिन्न हो सकती है, जैसे कि साल्विया और सरसों में। तंतु के शीर्ष पर एक परागकोश और लघु बीजाणुधानी कहलाने वाला परागकोश होता है। कोष्ठक और कोशिकाओं के बीच ऊतक संयोजी कहलाते हैं। पुमंग के प्रकार। पुंकेसरों की लंबाई के आधार पर पुमंग 3 प्रकार के होते हैं: द्विदीर्घी, चतुर्दीर्घी और विषमदीर्घी। जब 2 पुंकेसर लंबे और 2 छोटे होते हैं तो पुमंग द्विदीर्घी होता है। जब 4 पुंकेसर लंबे और 2 छोटे होते हैं तो पुमंग चतुर्दीर्घी होता है। जब सभी पुंकेसर अलग अलग लंबाइयों के होते हैं तो पुमंग विषम दीर्घी कहलाता है। पुंकेसरों का ससंजन। पुंकेसर के एक भाग या पूरे पुंकेसर के जुड़ने की दशा पुंकेसरों का ससंजन कहलाती है। ससंजन के आधार पर पुमंग निम्न प्रकार के होते हैं: संघी, युक्तकोशी और समपुमंगी। जब पुंकेसरों के तंतु आपस में मिले होते हैं और परागकोश मुक्त होते हैं तो पुमंग संघी होते हैं। ये पुनः 3 प्रकार के होते हैं: एक संघी, द्विसंघी और बहुसंघी। जब सभी पुंकेसरों के तंतु आपस में मिलकर एक बंडल बनाते हैं और परागकोश मुक्त होते हैं तो यह अवस्था एक संघी कहलाती है। उदाहरण: हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस यानी गुड़हल। द्विसंघी जब पुंकेसरों के तंतु आपस में मिलकर एक बंडल बनाते हैं और परागकोश मुक्त होते हैं तो ये अवस्था द्विसंघी कहलाती है। उदाहरण: पेपिलियोनेसी। बहुसंघी जब पुंकेसरों के तंतु संलग्न होकर 2 से अधिक बंडल बनाते हैं तो ये अवस्था बहुसंघी कहलाती है। उदाहरण: सिट्रस। युक्तकोशी या साइनेंथस जब पुंकेसर के तंतु मुक्त होते हैं और परागकोश आपस में जुड़े होते हैं तो ये अवस्था युक्तकोशी या साइनेंथस कहलाती है। उदाहरण: एस्टेरेसी। समपुमंग जब पुंकेसर के तंतु और परागकोश आपस में जुड़कर एक बंडल बनाते हैं तो ये अवस्था समपुमंग कहलाती है। उदाहरण: कुकुरबिटा। पुंकेसरों का आसंजन। पुष्प के पुंकेसरों का पुष्प के अन्य भाग से संलयन पुंकेसरों का आसंजन कहलाता है। आसंजन के आधार पर पुमंग निम्न प्रकार का होता है: दललग्न, बाह्य दललग्न, परिदललग्न, पुंजायांगी। दललग्न तब होते हैं जब पुंकेसर दलों से जुड़े होते हैं। उदाहरण: सोलेनम निग्रम यानी बैगन। बाह्यदल लग्न तब होते हैं जब पुंकेसर बाह्यदल से जुड़े होते हैं। उदाहरण:
वर्बेन। परिदल लग्न तब होते हैं जब पुंकेसर परिदल पुंज पालियों यानी परिदल से जुड़े होते हैं। उदाहरण एस्फोडिडस और टेनिफोलियस। पुंजायांगी तब होते हैं जब पुंकेसर अंडप से जुड़े होते हैं। उदाहरण कैलोट्रोपिस प्रोसेरा। तंतु से पराकोश का संयोजन। अधाबद्ध संयोजन तब होता है जब तंतु पराकोश के आधार से जुड़ा होता है या अधाबद्ध कहलाता है। उदाहरण ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस। संलग्न। जब तंतु आधार से शीर्ष तक पराकोश की पालियों से जुड़ा होता है तो यह संलग्न कहलाता है। उदाहरण मैग्नोलिया। पृष्ठलग्न। जब तंतु पराकोश के पीठ से दृढ़तापूर्वक जुड़ा होता है तो यह पृष्ठलग्न कहलाता है। उदाहरण पैसीफ्लोरा। मुक्त डोली। जब तंतु पराकोश की पीठ पर किसी एक बिंदु पर जुड़ा होता है और पराकोश आसानी से हिलडुल सकता है तो यह मुक्त डोली कहलाता है। उदाहरण घास। जायांग। जायांग पुष्प का मादा जनन अंग है और एक या अनेक अंडपों का बना होता है। यह पुष्प का चौथा चक्र है। यह पुष्पासन के अंतिम सिरे पर स्थित होता है। जायांग या स्त्री केसर एक या अनेक अंडपों के बने होते हैं जो पुष्प का मादा जनन अंग है। अंडप अधर सीवन पर वलित एक रूपांतरित पत्ती है। उपांत आपस में संलग्न होते हैं। मध्य शिरा भाग पृष्ठ सीवन कहलाता है। बीजांड बीजांडासन पर जुड़े होते हैं जो प्रायः अधर सीवन पर विकसित होते हैं। निषेचन के पश्चात बीजांड बीज में विकसित हो जाते हैं और अंडाशय परिपक्व होकर फल बन जाता है। जायांग के भाग। अंडप 3 भागों का बना होता है। वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। वर्तिकाग्र प्रायः वर्तिका के शिखर पर होता है और ये परागकणों के लिए जनन सतह है। यह अंडाशय के सबसे ऊपर स्थित होता है। यह लंबी बेलनाकार संरचना है जो अंडाशय के ऊपरी भाग से विकसित होती है। वर्तिका अंडाशय को वर्तिकाग्र से जोड़ती है। वर्तिका 3 प्रकार की होती है। अंतस्थ या शीर्षस्थ। पार्श्वीय गाइनोबेसिक यानी जायांगोपारिक। अंतस्थ या शीर्षस्थ वो अवस्था है जब वर्तिका प्रायः अंडाशय के ऊपरी भाग पर स्थित होती है और अंडाशय के सीध में होती है। उदाहरण सोलेनम, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। पार्श्वीय वो अवस्था है जब कुछ पुष्पों में जहां अंडाशय एक तरफ मुड़ जाता है इसलिए वर्तिका पार्श्व की ओर से निकलती हुई प्रतीत होती है। उदाहरण आम। गाइनोबेसिक अवस्था लेबिएटी में पाई जाती है जहां अंडाशय में 4 पालियां होती हैं और वर्तिका पालियों के बीच गड्ढे से निकलती हुई प्रतीत होती है। उदाहरण ओसिबम सेक्टम। अंडाशय जायांग का सबसे निचला फूला हुआ भाग है जिसमें एक या अनेक बीजांड एक चपटे गद्देदार बीजांडासन से जुड़े होते हैं। अंडाशय एक रूपांतरित पत्ती है जो एक कोष्ठकी, द्विकोष्ठकी या बहुकोष्ठकी हो सकते हैं। जायांग के प्रकार। उपस्थित अंडपों की संख्या के आधार पर जायांग 3 प्रकार के होते हैं। एक अंडपी, द्विअंडपी या बहुअंडपी। जब जायांग में केवल एक अंडप होता है तो यह एक अंडपी कहलाता है। उदाहरण मटर, लेग्यूमिनोसी। जब जायांग में
दो अंडप होते हैं तो यह द्विअंडपी कहलाता है। उदाहरण सोलोनेसी और क्रूसीफेरी। जब जायांग में दो से अधिक अंडप होते हैं तो यह बहुअंडपी कहलाता है। उदाहरण मालवेसी। अंडपों की स्थिति के आधार पर जायांग दो प्रकार के होते हैं, वियुक्तांडपी और युक्तांडपी। जब एक से अधिक अंडप उपस्थित होते हैं तो वे मुक्त हो सकते हैं और वियुक्तांडपी कहलाते हैं। उदाहरण कमल और गुलाब। जब अंडप जुड़े होते हैं तो वे युक्तांडपी कहलाते हैं। उदाहरण सरसों और टमाटर। बीजांड न्यास। अंडाशय के भीतर बीजांड के लगे रहने का क्रम बीजांड न्यास कहलाता है। बीजांड न्यास विभिन्न प्रकार का होता है। सीमांत, स्तंभीय, भित्तीय, आधारी, केंद्रीय, मुक्त स्तंभीय और परिभित्तीय। सीमांत बीजांड न्यास में जायांग एक अंडपी, बहुअंडपी और वियुक्तांडपी होता है। अंडाशय एक कोष्ठकी होता है। बीजांड अधर सीवन पर स्थित बीजांडासन पर एक या अधिक पंक्तियों में निकलते हैं। उदाहरण लेक्यूमिनेसी। स्तंभीय बीजांड न्यास में जायांग द्विअंडपी, बहुअंडपी और युक्तांडपी होता है। अंडाशय बहुकोष्ठकी होता है। एक अंडप के किनारे अंदर की ओर निकलते हैं और उसके बाद संलग्न हो जाते हैं। इसलिए अधर सीवन अक्ष के साथ स्थित होते हैं। कोष्ठकों की संख्या अंडपों की संख्या के अनुरूप होती है। उदाहरण मालवेसी। भित्तीय बीजांड न्यास में जायांग द्विअंडपी या त्रिअंडपी और युक्तांडपी होता है। अंडाशय एक कोष्ठकी होता है। कभी कभी यह आभासी पट बनने के कारण द्विकोष्ठकी हो सकता है। बीजांडासन आसन अंडपों के संलग्न किनारों पर निकलता है। इस प्रकार बीजांड अंडाशय की परिधि पर निकलते हैं। उदाहरण क्रूसीफेरी। आधारी बीजांड न्यास में जायांग द्विअंडपी और युक्तांडपी होते हैं। अंडाशय एक कोष्ठकी होता है। बीजांडासन में अंडाशय के आधार पर स्थित पुष्पासन के सिरे पर विकसित होता है। एकल बीजांड अंडाशय के आधार से जुड़ा होता है। उदाहरण टेकेटिस। मुक्त स्तंभीय बीजांड न्यास में जायांग बहुअंडपी और युक्तांडपी होता है। अंडाशय एक कोष्ठकी होता है। बीजांड अंडाशय के मध्य में अक्ष पर निकलते हैं। उदाहरण डायंथस। बीजांड न्यास स्तंभीय होता है, लेकिन विभाजन भित्ति के टूट जाने के कारण यह मुक्त स्तंभीय हो जाता है। परिभित्तीय बीजांड न्यास में जायांग बहुअंडपी। क्या आप जानते हैं एस्टिरेसी कुल में पुष्पक्रम मुंडक होता है। कंपोजिटी कुल में पुंकेसर युक्त कोशी होते हैं। क्रूसीफेरी कुल में जायांग द्विअंडपी, युक्तांडपी, ऊर्ध्ववर्ती और एक कोष्ठकी होते हैं, लेकिन ये रीप्लम कहलाने वाले आभासी पट के कारण द्विकोष्ठकी हो जाते हैं। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। एक मानक दो पंख जैसे पार्श्वीय तल और दो कूटक आकार के तल वाला पौधा फाबेसी से संबंधित है। त्रितयी एकलिंगी पुष्प का उदाहरण कोकस न्यूसिफेरा है। द्विसंधि पुंकेसर फाबेसी के लक्षण हैं। चतुर्दीर्घी अवस्था ब्रेसिका कंपेस्ट्रस में पाई जाती है। क्रूसीफेरी कुल में द्वितयी पुष्प
6 पुंकेसर, 2 अंडपी जायांग होता है। तृतीय पुष्प ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय और स्तंभीय बीजांड न्यास लिलियेसी कुल की विशेषता है। पंचतयी त्रिज्या सम्मित पुष्प तिर्यक पट्ट के साथ 2 अंडपी अंडाशय सोलेनेसी कुल के लक्षण हैं। एक पुष्प जिसे केवल एक ऊर्ध्वाधर समतल में 2 अर्ध भागों में विभाजित किया जा सकता है, व्यास सम्मित कहलाता है। चतुर्दीर्घी पुमंग सरसों में पाया जाता है। समपुमंग अवस्था तंतु और परागकोश दोनों का संलग्न है। साइथियम की पहचान अनेक नर पुष्पों से घिरे एकल मादा पुष्प द्वारा की जाती है और इसमें सभी पुष्पों को आच्छादित करता सहपत्रों का परिचक्र होता है। एक कोष्ठ की परागकोश मालवेसी कुल की विशेषता है। गायनोबेसिक वर्तिका लेमिनेसी कुल की विशेषता है। द्विअंडपी युक्तांडपी अधोवर्ती अंडाशय सिप्सेला में पाया जाता है। परिधि से केंद्र की ओर पुष्पी अंगों के खुलने का क्रम अभिकेंद्रीय कहलाता है। तुष सहपत्र को निरूपित करते हैं। For chapter-wise notes, MCQs and mind maps, please visit www.success.org.in or use free mobile app. Please subscribe and like for more education videos. Thank you.